नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का पुनः हमारी इस एमसीक्यू की मोस्ट इम्पोर्टेंट सीरीज में। जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, जाहिर सी बात है और मजा आने वाला है। आज इस सीरीज में हम लोग साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो है गहन चर्चा करने वाले हैं। तो बिना देर के चलते हैं आज के सेशन पे। आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे, तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं हमारे पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है, जूल है, पास्कल है या फिर वाट है? तो यहाँ पे देखिए एसआई मात्रक पूछ रहा है, क्योंकि एसआई मात्रक कई बार पेपर में पूछा गया। फिजिक्स का सबसे बेसिक और सबसे स्टार्टिंग क्लास आपकी होती है ये एसआई मात्रक, जिसमें सभी के एसआई मात्रक आपको यूनिट याद रखने हैं। तो इसके अंतर्गत अगर दाब का पूछा है तो दाब का क्या होगा बेटा? इसका पास्कल सही हो जाता है। क्यों? एसआई मात्रक पास्कल होता है, क्योंकि आप अगर बात करें दाब आखिर होता क्या है, तो दाब इक्वल टू क्या हो जाता है? बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल, ये जो है इसका जो है मात्रक होता है। अब वहीं पे अगर बात करते हैं, जब दाब जो है आपका 1 न्यूटन का बल लगता है, तो वहीं पे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल लगाया गया है। जब बल होता है तभी उसको हम क्या कहते हैं? आपको दाब कहा जाता है। क्लियर? तो इस चीज को याद रखिएगा, दाब का एसआई मात्रक पास्कल हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? यकृत में, पिट्यूटरी में, अग्नाशय में या फिर अधिवृक्क में? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। तो इसमें आपको याद रखना है कि जो इंसुलिन होता है ये क्या करता है मुख्यतः? तो ये तो आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो इसमें इंसुलिन हार्मोन्स हमेशा जो अग्नाशय है ना, अग्नाशय की एक जो दूधिकाएं होती हैं जिनको हम लैंगर हैंस बोलते हैं, लैंगर हैंस। तो इस लैंगर हैंस की जो दीपिकाएं हैं वहां से स्रावित होता है, और ये मुख्यतः जो है ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। जिसका नहीं नियंत्रित होता है तो उसके में भैया जो है ग्लूकोज को और ये इंसुलिन के इंजेक्शन भी देने पड़ते हैं, और इसकी कमी से क्या होगा? मधुमेह रोग हो जाएगा, जिसे डायबिटिक कहते हैं, शुगर पेशेंट बोला जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा अम्ल विटामिन सी के रूप में जाना जाता है? लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल? तो बेटा यहाँ पे विटामिन सी के रूप में बोला जाता है। तो यहाँ पे जितने खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो एस्कर्बिक अम्ल होता है इसे हम विटामिन सी कहा जाता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है, इस चीज को याद भी रखिएगा। और इसके साथ में प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको उस मामले में याद रखिएगा, स्कर्वी रोग आपका होता है। कौन सा रोग? स्कर्वी रोग। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तांबा का होता है, एल्युमिनियम का होता है, टंगस्टन का होता है या फिर लोहा का होता है? तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, ये किस चीज का बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। जो विद्युत बल्ब अब तो फिलहाल नहीं आता है, पहले जो आते थे वो टंगस्टन के फिलामेंट ही बने होते थे। इसका गलनांक क्या होता है? बहुत उच्च होता है। उच्च तापमान पर भी ये आसानी से नहीं पिघलता है, इसीलिए इसका टंगस्टन के रूप में, मतलब इसका जो है फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता था, ताकि लाइट को हम लोग उत्पन्न कर सकें। चलते अगले प्रश्न पर। रक्त का कौन सा घटक प्रतिरक्षा प्रदान करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं डब्ल्यूबीसी होता है, यही आपको क्या प्रदान करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है उसका प्रमुख भाग है, और ये जो रोग होते हैं ना, इनसे लड़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और किसी भी प्रकार का संक्रमण, अगर आपका डब्ल्यूबीसी सही चल रहा है तो आपका कोई भी रोग आपके शरीर में नहीं आता, लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई तो क्या होगा? संक्रमण का खतरा आपके पास बढ़ जाता है। इस चीज को याद रखिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह से संबंधित है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है या फिर सल्फर है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो क्लोरीन है बेटा ये क्या है? ये हाइड्रोजन समूह से संबंधित है। और ये आवर्त प्रणाली की अगर बात करते हैं तो 17वां जो समूह होता है, 17वां समूह, जिसे हाइड्रोजन तत्व कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आता है। हाइड्रोजन क्या है? अत्यधिक क्रियाशील आधातु होती है। इनका उपयोग हमेशा जल शोधन के लिए और कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कार्य वर्क का एसआई मात्रक क्या है?
न्यूटन है, जूल है, पास्कल है या फिर वाट है। तो यहाँ पे कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ये आपका बेटा जूल होता है, इसे भी याद रखिएगा। जब किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल है वो बल की दिशा में विस्थापित करता है तब कार्य होता है। मतलब एक जैसे वस्तु यहाँ पे रखा गया है, ये एक यहाँ पे वस्तु है, इधर से अगर बल लगाया गया और ये अपनी अगर ए जगह है, ए जगह पे ही ये विद्यमान रहा तो इस पे किया गया कार्य शून्य हो जाएगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसको धक्का लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं और ये क्या होता है, ये वस्तु खिसक के कहाँ आ जाती है, बी जगह पे आ जाती है। मतलब इतना यहाँ पे डिस्टेंस इसको तय किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कार्य किया जाएगा। मतलब किसी जो वस्तु पे अगर उसकी जो विस्थापित नहीं होती, उसकी स्थान नहीं परिवर्तित होता तो उसे कार्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, काम्बियम के द्वारा या फिर पैरेंकाइमा के द्वारा। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना है कि जो आपका परिवहन है ये जाइलम के थ्रू होता है, वहीं पे अगर हम खाने का परिवहन की बात करते हैं तो फ्लोएम के द्वारा होता है। दोनों चीजें याद रखना, भोजन पूछता है तो फ्लोएम हो जाएगा ए विकल्प, और पानी पूछ रहा है तो आपका जाइलम हो जाएगा। ये जड़ों से पानी को लेता है और पत्तियों तक का जल और जितने भी खनिज लवण है उनको परिवहन करता है, उनको लेकर उन तक पहुंचाता है। क्लियर, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे या फिर स्थिर तरंगे। तो यहाँ पे आपकी ये सभी तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों की श्रेणी में आते हैं। इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। इसमें क्या है, जो इसके जो कण होते हैं ये दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में पूछ रहा, थायराइड होता है, पिट्यूटरी होता है, यकृत होता है या फिर अग्नाशय हो जाता है। यहाँ पे हड्डी की नहीं बात किया है, यहाँ पे ग्रंथि की बात किया है बेटा। ग्रंथि आपकी यकृत होती है जो सबसे बड़ी होती है, यह मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन के लिए या फिर कोई अगर आपने खराब खाना खा लिया है जिसमें विष वगैरह हो उसको हरण करने के लिए है। और जितनी भी चयापचय की क्रिया होता है, मेटाबॉलिक की जो क्रिया होती है वो सभी इसी में संपादित होती है। क्लियर। अब जैसे सामान्य तौर पे क्या होता है, अगर कहीं पे भी आपका कटा ना हो और आपने लिमिटेड मात्रा में जहर का सेवन करते हैं तो आपको ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आपके शरीर में कहीं घाव है, कहीं चोट है या फिर उतना जॉब नहीं हो पाता है जितनी मात्रा में आपने खाया है, तो वहां पे क्या है, आप हो जाता है। बाकी सामान्यतः यकृत सब कर लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी ऊर्जा का अनवीकरण ये स्रोत है? पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है या फिर आपका कोयला है। तो यहाँ पे बेटा आपको याद रखना, जो कोयला है, कोयला आपका कैसा स्रोत है, तो अनवीकरण ये स्रोत है, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि इसको बनने में काफी समय लगता है, एक साल में ये बन के तैयार नहीं होता है। चलते अगले क्वेश्चन पे। दांतों का इनेमल मुख्यतः किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से, कैल्शियम फॉस्फेट से, सोडियम क्लोराइड से या फिर मैग्नीशियम से। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो है दांतों का सबसे मजबूत भाग होता है जिसे एनिमल के रूप में हम लोग जानते हैं। और इसके निर्माण की अगर हम बात करते हैं तो ये कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा इसका निर्माण होता है और ये शरीर का सबसे कठोर भाग होता है और दांतों को जो है नुकसान होने से ये बचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे हम। प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, ओम है, वोल्ट है या फिर वाट है। तो यहाँ पे बेटा विद्युत प्रतिरोध जो होता है आर, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसलिए याद रखिएगा। या जाए किसी चालक द्वारा जो विद्युत धारा में प्रवाह है ना उसके विरोध को दर्शाता है कि आपका विरोध कितना हो रहा है, ये चीज है। चलते अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? मलेरिया है, खसरा है, टाइफाइड है या फिर एड्स है। इसमें बैक्टीरिया से होने वाले रोग को बताया जाना है। अब देखिए इसमें एक ही रोग है जो कि है आपका टाइफाइड। ये कैसे होता है? ये आपका बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया है? तो यहाँ पे साल्मोनेला बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। साल्मोनेला बैक्टीरिया, इसी से जो है ये होता है। जैसे दूषित भोजन है, जल है,
उससे मतलब अगर गंदा खाना या पानी कुछ भी पी रहे हैं तो आपका ये हो जाएगा। वहीं पे अगर मलेरिया पूछे तो ये परजीवी से होता है, और एड्स पूछे तो ये विषाणु जनित है, वायरस से होता है। क्लियर? चलते अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है, धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? उच्च घनत्व, कठोरता, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर उच्च गलनांक। तो बेटा यहाँ पे सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन है कि आखिर चालकता क्यों आती है? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आती है। धातुओं में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव नहीं हो सकता। जितना जो अच्छे चालक होते हैं ना, उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूर उपस्थित होंगे, तो इसलिए याद रखिएगा। अब आज की सीरीज के जो 15 क्वेश्चन थे, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए उसका स्कोर कार्ड, और साथ ही में आज के जो हमारा प्रश्न है इसका उत्तर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से या फिर ग्लूकोज से? तो जहां से भी प्राप्त होती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं जो कल हमने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर। तो हमारा कल का प्रश्न था, हरित जीडीपी का उद्देश्य क्या है? केवल औद्योगिक वृद्धि है, पर्यावरणीय लागत शामिल करना है, कर संग्रह को बढ़ाना है या फिर निर्यात को बढ़ाना है? तो यहाँ पे जो हरित जीडीपी होती है इसका अर्थ होता है पर्यावरणीय लागत शामिल करना। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें पर्यावरणीय क्षति जो होती है कि आखिर एनवायरनमेंट को हम कितना नुकसान कर रहे हैं, और इसके साथ में जो संसाधन हम लोग यूज कर रहे हैं उनमें जो क्षय होती है उसको भी शामिल किया जाता है। तो इसलिए अगर बात करें तो ये जो सतत विकास है ना, उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसके दृष्टिकोण से देखें तो ये जो हरित जीडीपी है ये महत्वपूर्ण है। क्लियर? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, और कल जो हमारी क्लास रहेगी ये आपकी स्टैटिक जीके की रहेगी। और जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।